जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ईडू में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। जैसा कैसे हैं दोस्तों आप सभी? चलिए ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1857 का जो क्रांति था ये महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि यह जो गौरवपूर्ण घटना घटी थी ये अचानक नहीं घटी थी, बल्कि असंतोष का जो बीज था वो ब्रिटिश शासन के पूर्व वर्षों में ही ब्रिटिश नीतियों के द्वारा रोपा जा चुका था, जिसका अंकुरण हमने देखा 1764 में बक्सर के युद्ध में देखा। 1806 में भारतीय सैनिक का एक विद्रोह हुआ था बेल्लोर मठ में, वो हमने देखा। ठीक है, तो 1857 आते आते ना जाने कितने छोटे छोटे विद्रोहों का सामना ब्रिटिश कंपनियों को करना पड़ा था, परंतु सब्र का बाँध तो 1857 के देशव्यापी विद्रोह में ही फूटा, जिसने अंग्रेजी सेना का हुक्मरानों को झकझोर कर रख दिया। 1857 की क्रांति के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो पामस्टर्न थे। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टर्न थे। फिर 1800 क्रांति के ही समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मुगल उस समय जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो उस समय जो था 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था कि क्या प्रतीक होगा, तो कमल और रोटी रखा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति जो थे वो कैंपबेल थे। कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ और ये विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में दबाने के लिए अलग अलग ब्रिटिश सेनापति की नियुक्ति की गई। जब हम क्षेत्र विस्तार देखेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि किस क्षेत्र में किस गवर्नर के द्वारा नियुक्त सेनापति जो थे कौन नियुक्त थे उस समय। और जैसे आप देखिए कि बिहार में विलियम टेलर थे, ठीक है, दिल्ली में निकलसन हडसन थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम वहाँ देखेंगे, सूचीवार देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो याद रखिएगा मिर्जा गालिब जो थे उन्होंने 1857 क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। देखिए 1857 की क्रांति को जो है हम लोग उसको समझने के लिए हम लोग को कई बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ये विद्रोह का स्वरूप क्या था। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था? विद्रोह के कुछ कारण रहे होंगे। आखिर विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ, फिर विस्तार कहाँ तक हुआ, फिर अगर 1857 की क्रांति असफल हो गई
तो असफलता का कारण क्या था और इसके परिणाम क्या थे। तो इन सारी बिंदुओं को मैं क्रमवार तरीके से देखूंगा। चलिए उसकी पहली बिंदु को देखा जाए कि विद्रोह का स्वरूप क्या था। देखिए विद्रोह का स्वरूप जो था, भारतीय विद्वानों के अनुसार विद्रोह का स्वरूप कुछ और था, लेकिन जो ब्रिटिश विद्वान थे, जो ब्रिटिश थे, उनका मानना था कि वो एक सैनिक विद्रोह था। तो ईसाइयों के विरोध एक षड्यंत्र था। तो अलग अलग तरह के उनके विचार थे। मैंने बताया आपको कि 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप था, इस पर इतिहासकारों व विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय प्रस्तुत की है। इस मत में भिन्नता का भी कारण है कि अधिकांश विद्रोहियों ने गुप्त संगठन के रूप में कार्य किया। पकड़े जाने का भय था, इसकी वजह से उन्होंने दस्तावेजों का नष्ट कर दिया। तो विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न स्वरूपों को जोड़कर देखा है। तो हम देखते हैं कि सैनिक विद्रोह, एक ब्रिटिश थे, विद्वान थे, जॉन लॉरेंस एंड सीले। जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या बोला कि ये सैनिक विद्रोह था। उनका कहना था कि ये छिटपुट विद्रोह था, जो सैनिक थे उन्हीं ने विद्रोह किया, और जो अदर जो थे यहाँ के, जैसे यहाँ के नागरिक हो गए, व्यापारी वर्ग हो गए, अमीर वर्ग हो गए, तो उनका कहना था सिर्फ सैनिकों ने भाग लिया तो ये सैनिक विद्रोह था। तो अब याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है विद्रोह का स्वरूप से कि सैनिक विद्रोह किसने कहा था। तो जॉन लॉरेंस और सीले सैनिक विद्रोह कह रहे थे। एक ट्रेविलियन भी थे और के मालेसन थे, और एक थे सैयद अहमद खां। इन्होंने भी कहा था कि ये विद्रोह जो है ये आपका सैनिक विद्रोह है। एक थे एल आर रीस। देखिए याद कैसे कीजिएगा, रिसिया गया। काहे रिसिया गया? क्योंकि वो लोग जो थे ईसाई थे, तो ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कह दिया, रिसिया गए, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कर दिया। कौन? एल आर रीस। अब एक थे बेंजामिन डिज़रायली। ये डिज़रायली जो थे, ये बाद में ये ब्रिटेन के इंग्लैंड के पीएम भी बने हैं। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली जो हैं ये ब्रिटेन के पीएम भी बनते हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा, और इन्होंने जो ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसमें इन्होंने कहा था कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह था। तो बेंजामिन डिज़रायली। और एक और भारतीय विद्वान है अशोक मेहता। इन्होंने भी यही कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला? एक बेंजामिन ने बोला और एक अशोक मेहता ने बोला। दूसरा, अब एक आते हैं वीर दामोदर सावरकर। इन्होंने क्या बोला था कि 1857 का जो विद्रोह था यह सुनियोजित भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह दिया 1857 की क्रांति को। ये वीडी सावरकर थे। वीडी सावरकर और एक और विद्वान थे पट्टाभी सिद्धारमैया। दोनों ने ये बात का बोला था। वीडी सावरकर ने इस बात को पहले बोला था। एक और है कि राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। राष्ट्रीयता के अभाव में ये स्वतंत्रता संग्राम था। किसने बोला था? ये आपका बोला गया था एस.एन. सेन ने बोला था कि राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता, मतलब कह रहे थे कि राष्ट्रीयता तो थी ही नहीं, तो वही बोल रहे राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। एस.एन. सेन एक सबसे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय,
ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने कहा था। आइए इसको रिपीट कर लेते हैं। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? जॉन लॉरेंस और सीले ने। और एक और आप याद रख सकते हैं इसमें, सर सैयद अहमद खां। ठीक है। ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने किया था? ये रीस ने बोला था, RLR रीस। एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। किसने बोला था? बेंजामिन डिसरेली और अशोक मेहता। एक सुनियोजित भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने बोला था? वीडी सावरकर और पट्टाभी सितार मैया। राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला था? SN सेन। एक और है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने बोला था? तो RC मजूमदार ने ये बात बोला था। आइए दोस्तों ये देखते हैं कुछ और है। जन क्रांति किसने बोला था? जन क्रांति, देखिए जन क्रांति जो था ये बोले थे डॉक्टर रामविलास शर्मा और डफ। डॉक्टर रामविलास शर्मा और जफ। अच्छा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र भी बोले थे कुछ विद्वान, ये जेम्स आउटरम और W टेलर। इनका कहना था कि ये ईसाइयों के विरुद्ध ये जो कर रहे हैं ये हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र है। इसको बोला था हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र, जेम्स आउटरम और W टेलर। हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने बोला? जेम्स आउटरम और W टेलर। एक सभ्यता और बर्बरता के बीच भी बोला जाता, TR होम्स। याद रखिएगा, TR होम्स सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था, TR होम्स। राष्ट्रीय क्रांति किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। देखिए राष्ट्रीय क्रांति कार्ल मार्क्स बोल रहा था। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं। राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला था? राष्ट्रीय विद्रोह बोला था आपके, किसने बोला था? बेंजामिन, यहाँ देखिए राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला था? बेंजामिन डिसरेली और अशोक मेहता। ठीक है। देखिए दोस्तों हमने स्वरूप देख लिया। स्वरूप में हमने देखा कि स्वरूप क्या था, कि किस विद्वान ने क्या बोला। आखिर इस 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप था? क्या वाकई में ये एक सैनिक विद्रोह था? क्या वाकई में ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का विद्रोह था? तो मैंने इस टॉपिक पर आपको बताया कि अलग अलग विद्वानों का क्या क्या मत था। ठीक है। देखिए हमने इतना जो विवेचना किया, अलग अलग विद्वानों का मत समझा, तो हम उसमें क्या समझे कि हम किस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि इसमें सैनिकों के साथ साथ आम लोगों ने भी भाग लिया था। उक्त तथ्यों और संपुष्ट प्रमाणित करने के लिए आधुनिक भारत के एक इतिहासकार थे बिपिन चंद्र ने भी इस पे अपना क्या किया, टिप्पणी किया। इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह विदेशी सत्ता को पुराने ढंग से हटाने की आखिरी लड़ाई थी। इससे विद्रोह भी कह सकते हैं, आज़ादी की लड़ाई भी कह सकते हैं। खास बात तो यह है कि इसमें हार मिली। इसमें बुद्धिजीवियों वर्ग ने सबक ली। वे समझ गए कि यह पुराने किस्म का विदेशी शासन नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ लड़ाई एक अलग ढंग से लड़ी जाए। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों की आज़ादी की लड़ाई में इसने बहुत योगदान दिया। विद्रोहियों की बहादुरी की गाथाएं जनता को क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी। तो हमने आपको ये बताया, पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि स्वरूप पढ़ लिया। अब दूसरा पॉइंट था कि विद्रोह हुआ, तो आखिर विद्रोह का कारण क्या था। तो दोस्तों देखिए, विद्रोह का जो कारण था, विद्रोह का कोई एक कारण नहीं होता है। कोई भी विद्रोह है या किसी भी कारण का कोई भी घटना घटती है तो उसका कोई एक कारण नहीं होता है, अनेक कारणों से कोई घटना घटती है। तो दोस्तों विद्रोह का जो कारण था, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, कि आखिर ऐसा क्या उन्होंने राजनीतिक या प्रशासनिक घटना में क्या घट रहा था कि आखिर विद्रोह हो गया। आर्थिक कारण क्या रहा, सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या रहा, सैनिक कारण क्या रहा, तात्कालिक कारण क्या रहा। देखिए कोई भी घटना का कई पहलू हो सकते हैं, लेकिन अंत में एक तात्कालिक पहलू होता है कि आखिर किस घटना के तुरंत बाद ये घटना घट गई। तो आइए सबसे पहले हम राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों के बारे में समझते हैं। देखिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों को अगर हम देखेंगे
तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन मुख्यतः हम कुछ पॉइंटों को देख समझकर ये जान जाएंगे कि राजनीतिक और प्रशासनिक कारण क्यों घटा। तो सबसे पहले एक घटना घटी सहायक संधि। देखिए दोस्तों, सहायक संधि क्या था, ये वेलेजली ने लाया था। सबसे पहले ये समझिए कि सहायक संधि जो था वो वेलेजली ने लाया था। और जो ये सहायक संधि थी ये क्या था आखिर, देखिए इसमें वेलेजली क्या करता था कि जो यहाँ देसी रियासत था उससे ये समझौता करता था। और जब ये समझौता करता था तो समझौता में क्या होता था कि जो देसी रियासत था वो अपना सेना नहीं रखेगा, वो ब्रिटिश का सेना का एक टुकड़ी रहेगा। और वो जो देसी राज्य है वो क्या कार्य कर रहा है उस सबसे पहले वो जानकारी किसको देगा, वो ब्रिटिशों को इसकी जानकारी देगा। तो ये सहायक संधि था, ठीक है। तो सहायक संधि क्या था कि पहला सहायक संधि किसके साथ, सबसे पहले हैदराबाद 1798 में हैदराबाद, पहला सहायक संधि हैदराबाद ने किया था। फिर मैसूर 1799 में, फिर तंजौर 1799 में ही, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। तो सहायक संधि में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि सर्वप्रथम सहायक संधि को किसने अपनाया था, तो हैदराबाद। दोस्तों हमने आपको हैदराबाद के बारे में पढ़ाया था, मैसूर के बारे में भी मैंने पढ़ाया था, अवध के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था। शायद आप लोगों ने पिछले वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपको कौन कौन सा इसमें टॉपिक कराया था, ठीक है। दूसरी होती है हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का ये था। हड़प नीति जो था किसका था, लॉर्ड डलहौजी का था, ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे पहले हड़प नीति को किसने अपनाया था, तो 17 था 1848 में। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि हड़प नीति जो था ये सहायक संधि का एक तरह से विस्तार रूप था। क्या था कि सहायक संधि जो था तो लॉर्ड वेलेजरी ने क्या किया कि मतलब आंशिक रूप से मतलब उसमें जो अपना इंटरफेयर किया, लेकिन जो हड़प नीति था उसको पूरे राज्य को हड़प लिया गया डलहौजी के द्वारा। तो सबसे पहले सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, फिर बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। दोस्तों अवध पर जो था कुशासन का आरोप लगा करके, अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके इसने क्या किया, हड़प लिया, अवध को हड़प नीति में शामिल कर लिया। और शायद डलहौजी की सबसे बड़ी भूल रही थी। और क्योंकि अवध जो था वो ब्रिटिशों का सबसे बड़ा क्या था कि सबसे बड़ा अवध जो था ब्रिटिशों को सबसे बड़ा यहाँ पे सपोर्टर था एक तरह से, कि अवध ही था जो ब्रिटिशों को यहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। और यहाँ क्या किया गया कि 1856 में कुशासन का आरोप लगा दिया गया कि यहाँ का जो राजा है वो प्रशासन सही ढंग से नहीं चला पा रहा है। और इस आरोप में क्या किया गया, 1856 में अवध को हड़प नीति के तहत शामिल कर लिया गया। और भी कई कारण थे दोस्तों कि भारतीय जो ब्रिटिश तंत्र में जो पदों पर थे, प्रशासनिक प्रक्रिया में थे जो, तो वे ऊंचे पदों पर उनका ना होना, उनको ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, ये भी एक कारण था। ये भी क्या था, एक बहुत बड़ा कारण था। तो राजनीतिक कारण में हमने देखा कि क्या क्या कारण रहे होंगे, सहायक संधि वेलेजली की, फिर हड़प नीति डलहौजी की, ये सारे कारणें जो थी राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थी। अब हम देखेंगे आर्थिक कारण। पहला कारण हमने देखा दोस्तों, अब दूसरा कारण है आर्थिक कारण। देखिए आर्थिक कारण क्या था, भू राजस्व व्यवस्था में कर वृद्धि। हमने आपको भू राजस्व व्यवस्था पढ़ाया था, याद है आप लोगों को, अस्थाई बंदोबस्ती, फिर आपका रैयत बाड़ी था, महाल बाड़ी था, हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था। और उसमें हमने बताया था कि कैसे कैसे टैक्स को बढ़ाया गया था, कितना % टैक्स कर दिया गया था उसमें। तो वो एक था कि टैक्स 50% से भी ज़्यादा 88% था, फिर घटा के उसको 66% भी किया गया था। तो हम देख रहे थे कि टैक्स को इतना बढ़ा दिया गया था
कि लोग टैक्स चुकाने में ही उनकी जो है ना पूरी फसल जो है वो चली जाती थी, और जो फसल बची होती थी उस पे आपका बीज है, खाद है, सिंचाई है, ये सारी चीज़ें थी। दूसरा था कि जो दस्तकार थे, लघु दस्तकार और हस्तशिल्पकार को मजदूर बन जाना। कैसे मजदूर बन गए, आर्थिक स्थिति कैसे खराब हुई उनकी। देखिए, घरेलू और उद्योगों का समाप्त होना क्या था कि जो यहाँ हमारे यहाँ जो कुटीर उद्योग थे, जो हमारे पास दस्तकार थे, हस्तशिल्पकार थे, जो पत्थरों पे कलाकृति किया जाता था, लकड़ियों पे कलाकृति की जाती थी, तो क्या हुआ, यहाँ के जो उद्योग धंधे थे, जो छोटे छोटे हमारे सूती उद्योग थे, तो हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है, और यहाँ की भूमि पे पहले से ही ब्रिटिशों का कब्जा था, और वो अपने अपने अनुसार क्या करते हैं, यहाँ अब फसल की खेती करवाते हैं, और वो ज़्यादातर नील, कपास, ये सारे चीज़ों की खेती करवाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ के माल जो उपज रहे थे कपास, उस कपास को वो औद्योगिक क्रांति जब हुई तो बड़ी बड़ी मशीनरी लग गई ब्रिटेन में, और वहाँ पे इसको भेजा जाने लगा। यहाँ से कपास की मांग वहाँ जाने लगी, और यहाँ की जो छोटे छोटे उद्योग थे वो बंद पड़ने लगे, और जो उसमें जो कारीगर थे वो भी बेरोजगार होने गए, और वो मजदूर बनने पे भी मजबूर हो गए। मैंने उसको समझाया था आपको वहाँ पे कि आर्थिक नीति क्या थी ब्रिटिशों की, ठीक है। अकाल की स्थिति बन गई। क्यों नहीं बनेगी अकाल की स्थिति, कृषि वाणिज्यीकरण हो रहा था। क्या हो रहा था कि जो कृषि में खाने योग्य जैसे कि चावल है, आपका गेहूं था, ठीक है, मटर, चना, ये सारी चीज़ों का खेती पे क्या करते, ब्रिटिश पाबंदी लगा रहे थे, और इसकी जगह पे वो नकदी फसल को प्रोत्साहित कर रहे थे। नकदी फसल मैंने बताया आपको कि नील हो गया, कपास हो गया, चाय हो गया, रबर हो गया, तो इन सारी चीज़ों को वो प्रोत्साहन दे रहे थे। और जब इन सारी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो जो खाने योग्य पदार्थ थे उसकी कमी होगी और अकाल की स्थिति बनेगी। तो इन सारी कारणों से एक आर्थिक कारण बना, जिससे 1857 की क्रांति को बल मिला। ठीक है दोस्तों, ये 2 पॉइंट मैंने आपको भी समझाया, पहला राजनीतिक और प्रशासनिक और दूसरा आर्थिक कारण। दोस्तों, एक तीसरा कारण है, और ये कारण जो है सामाजिक और धार्मिक कारण। देखिए दोस्तों, ये बहुत उन दोनों कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये है सामाजिक एवं धार्मिक कारण, क्योंकि ज़्यादातर हम देखेंगे कि धर्म को सबसे ऊपर ही रखा जाता है। सबसे पहले क्या हुआ कि सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिंक ने क्या किया, सती प्रथा को बंद कर दिया। सती प्रथा क्या था, जब कोई पुरुष की देहावसान हो जाता था तो उसकी जो पत्नी होती थी उसको उसी के चिता पे जलाया जाता था। तो ये सती प्रथा था, और इससे विलियम बेंटिंक ने बंद कर दिया। तो उनको लगा कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है, और ये एक सामाजिक कारण था। ये सामाजिक और धार्मिक कारण बना। विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने बंद किया, और ये भी वही था कि जब अगर कोई पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो वो विधवा जो औरत होती थी वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। तो इसको कैनिंग ने 1856 में बंद कर दिया। बाल विवाह को भी निषेध किया गया। दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया 1843 में एलनबरो के द्वारा। नरबली प्रथा जो कैंपबेल ने 1844 में इसका भी दमन कर दिया। देखिए, ये सारी जो घटनाएं थी हमारे सामाजिक परिवेश को क्या कर रही थी, ये हमारी सामाजिक परिवेश को क्षति पहुंचा रही थी, जिस कारण से 1857 की क्रांति को तो प्रोत्साहन मिल ही रहा था। ईसाई धर्म का प्रचार, देखिए ईसाई धर्म का प्रचार क्या हुआ कि 1813 में एक एक्ट आया था, ठीक है। जब आपको हम पढ़ाएंगे तो 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होता है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिली, और वो यहाँ पर मतलब ईसाई धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये 1813 में ये ईसाई धर्म का प्रचार होता है।
और ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता है। यहाँ के जो गरीब लोग थे, यहाँ के जो गरीब लोग थे जो जनजातीय क्षेत्र से आते थे, इनको क्या कर रहा था, इनको जो है, सॉरी दोस्तों, इनको जो है पैसे के लोभ में और चीज़ों का प्रलोभन दे करके ईसाई धर्म में प्रवर्तित किया जा रहा था। तो ये हमारे धर्म में भी था। हमारे धर्म में क्या था, कुटाराघात किया जा रहा था। पहले जब इस 1813 ईसाई धर्म के प्रचार से पूर्व की बात अगर हम करें, तो पहले की बात है कि जब हिंदू समाज के लोग अगर धर्म परिवर्तित करते थे तो उन्हें पैतृक जो संपत्ति थी उसमें कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन जब 1813 में ये जब ईसाई धर्म में परिवर्तित आप हो रहे थे तो आपको पैतृक संपत्ति में भी अधिकार मिलता था, और अलग से भी जो आपके ये आपके ब्रिटिश से वो आपको धन धन दे करके और धन दे करके आपको प्रोत्साहित कर रहे थे और भी लोगों को इससे जुड़ने के लिए। तो सामाजिक और धार्मिक कारण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोस्तों। धार्मिक कारण में हमने ये भी देखा कि हमें टीका लगाने के लिए, हमें चोटी रखने के लिए, ये सब करने के लिए हमें बाध्य किया जा रहा था। तो हमारे धर्म पे कुठाराघात कर रहे थे ये ब्रिटिश, और इस वजह से भी 1857 की क्रांति का होना असंभावी हो रहा था। देखिए, एक था आपका सैनिक विद्रोह। देखिए दोस्तों, सैनिक विद्रोह जो था, ये सैनिक विद्रोह अगर सेना अगर ना होती तो शायद ये विद्रोह उतना सटीक नहीं हो पाता। आइए तो हम देखते हैं सैनिक विद्रोह। भारतीय सैनिक जो थे उच्च जात भारतीय सैनिकों को जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी मतलब जो उच्च पदों पे प्रोत्साहित नहीं करते थे। ठीक है, वो नीचे पद पे ही होते थे उन्हें। और ये जो भारतीय सैनिक थे इसमें जो होते थे वो ज़्यादातर जो उच्च जाति के होते थे, जैसे राजपूत, ये जाति के लोग इसमें ज़्यादा होते थे। तो एक ब्रिटिशर्स है चार्ल्स नेपियर जो था, उसने भारतीय सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े का सैनिक कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स नेपियर ने किसने कहा था कि भारतीय सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े का सैनिक, तो चार्ल्स नेपियर। देखिए दोस्तों, कि सैनिक जो थे, जो सैनिकों का जो अनुपात था वो 5:1 था। अगर 5 भारतीय होते थे तो उसमें 1 यूरोपीय सैनिक होते थे। ये 1857 की पहले की ये बात थी। जब 1857 क्रांति खत्म होगी तो ये रेशियो 2:1 का हो जाएगा। देखिए, हमने एक घटना आपको बताया था, बेल्लोर मठ 1806 में। ठीक है, तो ये घटना क्यों घटी थी, क्योंकि तिलक लगाने, दाढ़ी रखने और पगड़ी बांधने पर क्या था, विरोध किया जाता, पगड़ी बांधने पर पाबंदी लगा दिया जाता था ब्रिटिशों के द्वारा। तो इसके विरोध में एक चलाया गया था क्या, 1806 में विद्रोह किया गया था वेल्लोर में। ठीक है, और एक हैट, उस समय क्या था कि हैट का प्रयोग अनिवार्य कर दिया था। पगड़ी के जगह हैट लगाने का ये प्रावधान किया गया था, जिसमें जो चमड़े का तुर्रा होता था, मतलब एक पंख होता था चमड़े का। तो भारतीय लोग, हिंदू समाज के लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। तो सैनिक विद्रोह एक कारण बन रहा था। ये बैरकपुर जो था, ये बंगाल में है। बैरकपुर के 47वीं रेजिमेंट सिपाही ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण क्या था, इन्हें समुद्र के रास्ते बर्मा भेजा जा रहा था कि आप समुद्र के रास्ते बर्मा जाइए। तो इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और 1854 में डाकघर अधिनियम आया था। ये डाकघर अधिनियम क्या था, ये डाकघर अधिनियम था कि जब उस समय डाकघर अधिनियम से पहले जो था, इन्हें डाक सेवा के द्वारा अगर कोई पत्र कहीं भेजना होता था तो इन्हें पैसे नहीं लगते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था। लेकिन 1854 में जब डाक अधिनियम आया तो इसमें क्या हुआ कि अब सैनिकों को पत्र भेजने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। तो हमने देखा कि सैनिक विद्रोह भी एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। दोस्तों, एक तात्कालिक कारण होता है, मैंने आपको बताया कि किसी भी घटना का एक तात्कालीन कारण होता है। तो आइए हम देखते हैं उस तात्कालीन कारण को।
देखिए दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर 1856 में क्या होता है कि ब्राउन बेस एक राइफल जो था, जो ब्रिटिशर्स जो बंदूक का प्रयोग कर रही थी, ब्राउन बेस राइफल। तो क्या हुआ कि दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस राइफल की जगह न्यू एनफील्ड राइफल का जो है प्रयोग शुरू कर दिया गया। ठीक। और इस जब राइफल का प्रयोग होता था तो जब कारतूस को खोला जाता था तो कारतूस को पहले मुंह से काटा जाता था। और और ये कारतूस में जो है गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो इस वजह से जो है तत्कालीन कारण यही था कि कारतूस का मुख से प्रयोग करना। ठीक है। तो जो न्यू एनफील्ड राइफल था का कारतूस कहाँ बनता था, आप याद रखिएगा दोस्तों, बलूच बुलिच आर्मेनल बुलिच आर्सेनल कारखाना में इसको निर्मित किया जाता था। अच्छा, इसका आरंभिक प्रयोग अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ हुआ था, इस राइफल का आरंभिक प्रयोग देखें डमडम में हुआ था, अम्बाला में हुआ था और सियालकोट में हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले ये जनवरी 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गया कि कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है। अब इस प्रयोग को लेकर के ये विद्रोह फैल गया कि अब हम क्या हुआ कि उन्हें अब ऐसा लगने लगा कि हमारे धर्म पे ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म पे कुठारा घात कर रहे हैं, हमारे धर्म पे कुठारा घात कर रहे हैं। तो अब 1857 की क्रांति का आवश्यम भावी हो चुका था दोस्तों। तो हमने आज क्या देखा कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था और 1857 की क्रांति का कारण क्या क्या रहे। अब हम नेक्स्ट क्लास जब हम होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आरंभ आखिर ये 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ और इसका विस्तार कहाँ तक हुआ। ठीक है। और इसका आखिर परिणाम क्या हुआ, असफल क्यों हुआ, ये सारी पॉइंट जो हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। पढ़िए मन लगा के और अपने माँ बाप का सपना को पूरा करना है तो जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों।